मतलब नहीं है, आप रेडी हो रहिए। वैसे ही मैथ का भी एग्जैक्टली जेईई मेन का लेवल का ही क्वेश्चन रहेगा, उसमें स्कोर करना है, ठीक है। और जो भी स्ट्रेट लाइन और कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो बढ़िया से बनाना है। ये सारा मार्कर मिक्स कर दिए। ये लेक्चर 3 है ना। ओके एवरीवन, देखिए क्या नाम दिए, एंगल ऑफ कौन सा कोण, आराम कोण भाई, ऐसे अभी होता है। इसका मतलब आप लोग ठीक से नहीं पढ़े हैं। आप लोग ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है। चलिए आप लोग ऐसा ही समझिए। आराम कोण, रिपोज नहीं देखते हैं, जगह जगह पे खुला हुआ है, जहाँ पे बैठ के थोड़ा जाकर आराम कर सकते हैं, चाय कॉफ़ी। ओके, तो एंगल ऑफ रिपोज का मतलब होता है मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन अप टू विच ब्लॉक रिमेन इन रेस्ट फॉर ए गिवन सरफेस, फॉर गिवन रफनेस ऑफ द सरफेस। बोले मैंने क्या बोला, मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन राइट अप टू विच ब्लॉक रिमेन इन रेस्ट फॉर व्हाट, फॉर गिवन रफनेस ऑफ द सरफेस। इसका मतलब ये हुआ यहाँ देखेंगे स्टूडेंट, मान लेते हैं कि ये मेरा ब्लॉक है मोबाइल और ये मेरा सरफेस है वेज, एग्री। और अभी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल किए हुए हैं। अब धीरे धीरे इसका एंगल बढ़ा रहा हूँ, अभी भी रेस्ट में है ना। कौन रोक के रखा है भाई, टेंडेंसी तो नीचे जाने का होगा, रोक के कौन रखा। अब धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, करेक्ट है। और जैसे जैसे धीरे इंक्लाइन से बढ़ाएंगे तो इसका नीचे जाने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा। एम जी साइन थीटा ज़्यादा होगा, राइट, कल दिखाए थे ना। एम जी साइन थीटा ज़्यादा हो रहा है क्योंकि थीटा ज़्यादा हो रहा है। एम तो इसका कांस्टेंट ही है, जी भी कांस्टेंट है, थीटा ज़्यादा हो रहा है तो साइन थीटा ज़्यादा। लेकिन जैसे जैसे थीटा ज़्यादा होगा तो एफ एस बढ़ते रहेगा, एफ एस सेल्फ एडजस्टिंग, बट एफ एस का अपना एक कैपेसिटी है, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, एफ एस मैक्स तक जा सकता है, राइट, ठीक है। इसका मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ तक बिल्कुल स्लाइड करने को हो गया, ठीक है, उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज में क्या वैरी करते हैं, एंगल वैरी करते हैं, करेक्ट है ना। किसका एंगल वैरी करते हैं, इंक्लाइनेशन का। इसका मतलब है कि यहाँ पे देखिए समटाइम्स ऐसा प्लेन हो सकता है ना, जो ऐसे ऐसे कर हो सकता है, ऐसा प्लेन हो सकता है।
और ये आपको कहाँ पे आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, तो हो सकता है कि यहाँ पे इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस है। ठीक है स्टूडेंट, बातों को समझिए, मैं डिफिनेशन भी लिखवा दूंगा एक लाइन। और आपको बोल दिए कि फाइंड द टाइम टेकन बाय ब्लॉक कमिंग फ्रॉम ए टू बी, कमिंग फ्रॉम वेयर टू वेयर, ए से बी तक आना है, उसके लिए टाइम टेकन बताइए। तो आप टाइम निकालना शुरू कर दिए, उसके लिए एक्सेशन भी निकाल लिए, राइट। अब पता चला कि ब्लॉक स्लाइड ही नहीं कर रहा है। पता क्या चला, इसका मतलब है रफ सरफेस, अगर इंक्लाइनेशन का सरफेस रफ है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आज के बाद ब्लॉक स्लाइड करेगा या नहीं करेगा। और ब्लॉक स्लाइड करे व्हेन ब्लॉक इज जेंटली प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। जेंटली का मतलब जस्ट ऐसा नहीं कि हाँ ऐसे प्रोजेक्ट किए, जेंटली प्लेस कर दिए इंक्लाइंड प्लेन पे, तब सबसे पहले इस टाइप का फ्रिक्शन में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग ये डिसाइड करेंगे, क्लियर कट करेंगे कि ब्लॉक नीचे खुद से जाएगा या, और जाएगा या नहीं जाएगा वो डिसाइड करेगा एंगल, वो एंगल का कंपेरिजन विथ एंगल ऑफ रिपोज के साथ। समझ में आ गया। ऐसा नहीं कि हाँ ब्लाइंडली सॉल्व करना स्टार्ट करती है। करेक्ट। तो एक लाइन लिखिए, एंगल ऑफ रिपोज इज द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, angle of repose is the maximum angle of inclination up to which block remain in rest for a given roughness of the surface, for a given roughness of the surface। तो मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है या मैक्सिमम एंगल ऑफ रिपोज इज द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, जिस जब तक क्या करेगा ब्लॉक रेस्ट में रहेगा। उससे ज़्यादा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हुआ तो मतलब स्लाइड कर जाएगा। इतना बात तो बात समझ में आ गया, राइट। इसका मतलब है कि अगर थीटा का वैल्यू, थीटा आर का मतलब एंगल ऑफ रिपोज, थीटा आर मैं किसको यहां पे इंडिकेट कर रहा हूं एवरीवन, एंगल ऑफ रिपोज। तो थीटा का वैल्यू अगर 0 से बड़ा और एंगल ऑफ रिपोज के बराबर या उससे छोटा तो ब्लॉक खुद से स्लाइड करेगा या रेस्ट में रहेगा, ब्लॉक रिमेन इन रेस्ट। इज इट राइट। इसका मतलब कभी भी अगर एक्सेशन निकालने के लिए बोलते हैं तो सबसे पहले थीटा कंपेयर कर लीजिएगा, खासकर फ्रिक्शन का सरफेस प्रॉब्लम में, राइट। ए लेकिन ए कॉन्सेप्ट एंगल ऑफ रिपोज वैलिड फॉर इंक्लाइन प्लेन, नॉट फॉर हॉरिजॉन्टल प्लेन, राइट। और थीटा का वैल्यू अगर एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा रहेगा देन ब्लॉक विल स्लाइड। तो इस शॉर्ट नोट्स पे रख लेना है, ठीक है। अब यहां देखिए, तो ए बात तो डिसाइड हो गया कि कब ब्लॉक स्लाइड करेगा कब नहीं स्लाइड करेगा। अब यहां पे मैं थीटा आर लेकर ही काम कर रहा हूं, राइट। तो भाई थीटा आर जब रहेगा तो उस टाइम पे कैसा कंडीशन रहेगा, किस कंडीशन में ब्लॉक रहेगा। सर बिल्कुल ब्लॉक रहेगा एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, हाँ या ना, एकदम फिसलने को है, राइट। थोड़ा भी 1 डिग्री से बढ़ा दिए तो नीचे आ जाएगा। इसका मतलब उस टाइम पे एट द टाइम ऑफ एंगल ऑफ रिपोज एफ एस लगेगा या एफ एस मैक्स लगते रहेगा, मैक्सिमम पे पहुंच चुका है, एकदम स्लाइड करने को है। करेक्ट है ना, वही तो डिफिनेशन में था। आप लोग डिफिनेशन लिखे एंगल ऑफ रिपोज का, क्या डिफरेंस था। इट इज द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन अप टू विच ब्लॉक रिमेन इन रेस्ट ऑन द इंक्लाइन, राइट। इंक्लाइनेशन है तो इंक्लाइन तो हो गया फॉर गिवन व्हाट। इसका मतलब रफनेस को कांस्टेंट रखना है, ऐसा नहीं कि उसको चेंज कर दीजिए किसी गिवन रफनेस के लिए, राइट। तो क्या, एक मिनट स्टूडेंट,
तो हर इंक्लाइन प्लेन के लिए थीटा आर सेम रहेगा या डिफरेंट डिफरेंट इंक्लाइन प्लेन के लिए थीटा आर अलग अलग रहेगा? अलग अलग रहेगा, राइट, क्योंकि हर सरफेस का रफनेस सेम रहेगा, तो रफनेस डिफरेंट तो एंगल ऑफ रिपोज डिफरेंट हो जाएगा। सर इसका रोल क्या है? कुछ भी नहीं आता है तो हम लोग ये बोल देते हैं इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट, लेकिन इसका रोल इतना ही है भाई कि आप फ्लाई ओवर पर चल रहे हैं ना, गुजर रहे हैं, राइट, और बीच फ्लाई ओवर में गाड़ी ख़राब हो गया, पेट्रोल ख़त्म हो गया, कुछ भी ख़राब हो गया, तो आप ब्रेक लगाएंगे ना? अब ब्रेक लगा रहे हैं, पता चल रहा है ब्रेक लगाने के बाद भी नहीं रुक रहा है, इसका मतलब है कि ब्रिज का कंस्ट्रक्शन के टाइम पे एंगल ऑफ रिपोज का बहुत ख्याल रखा जाता है। अगर ब्रिज का इंक्लाइनेशन एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा है, राइट, तो ब्रेक लगाने के बाद आप रोक भी दीजिएगा तो रुक पाएगा या खुद से स्लाइड कर जाएगा? स्लाइड कर जाएगा। तो ऐसा नहीं कि हाँ बस ब्रिज खड़ा कर देना है, बहुत सारी बातों का ख्याल रखा जाता है, राइट, उसमें एक ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, करेक्ट है ना? तो यहाँ पे mg और यहाँ पे जब एंगल ऑफ रिपोज का बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम एंगल है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? एफएस मैक्स, और यहाँ पे क्या रहेगा भाई? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। यही तो 3 फोर्स रहेगा। चलिए सारे फोर्स कंपोनेंट को डाउन अलोंग द इंक्लाइन, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं इस डायरेक्शन में मैं ब्रेक कर रहा हूँ स्टूडेंट, mg साइन थीटा अब माइनस एफ एस मैक्स इक्वल टू 0। तो पार्थव प्रतिम क्या सही है? 0 क्यों लिखे? नहीं, बाकी लोग तो बोल सकते हैं ऑनलाइन में। क्यों 0? क्योंकि अभी भी रेस्ट में है। तो mg साइन थीटा इक्वल टू एफ एस मैक्स, एग्री है ना? और एफ एस मैक्स के लिए बोल सकते हैं म्यू एस इंटू एन, एफ एस मैक्स के लिए लिख सकते हैं म्यू एस इंटू एन। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए और सारे फोर्स के कंपोनेंट को प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, प्लेन के इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक कीजिए। एफ एस मैक्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा? ईशानी 0 होगा क्योंकि 90 डिग्री पे है। इसका कंपोनेंट कितना होगा? n cos 0, मतलब n डायरेक्ट n लिख दें। और mg कितना एंगल बनाता है इस डायरेक्शन के साथ? तो सर a 90 माइनस थीटा हो गया, a 90 हो गया, तो 180 माइनस थीटा और cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा, करेक्ट है ना? चलिए तो इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। हाँ मेरे बैग में है। तो इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करें, क्या मिलेगा? tan थीटा आर इक्वल टू म्यू एस, tan थीटा आर इक्वल टू व्हाट? म्यू एस। तो क्या यहां से थीटा आर निकल जाएगा? tan इनवर्स, करेक्ट है ना? इसको शॉर्ट नोट्स पर रखिएगा। शॉर्ट नोट्स पर रखने का वजह क्या है कि कोई भी ब्लॉक अर्जेंटली किसी रफ इंक्लाइन सरफेस पर प्लेस करते हैं तो ब्लॉक स्लाइड करेगा या नहीं करेगा वो कौन डिसाइड करेगा? थीटा आर। अगर थीटा का वैल्यू थीटा आर के बराबर है, उससे छोटा है, जेंटी ब्लॉक को अगर ब्लॉक को प्लेस करते हैं क्या स्लाइड करेगा? नहीं करेगा, करेक्ट है ना? बट अगर थीटा का वैल्यू थीटा आर से बड़ा है देन स्लाइड कर जाएगा। हाँ, ये सारा वैल्यू थीटा रहेगा।
इसको हटाए, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा भाई प्रॉब्लम सॉल्व करने में, थोड़ा नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं। और कोई भी ब्लॉक स्लाइड करेगा नहीं करेगा, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, कोई भी ब्लॉक स्लाइड करेगा या नहीं करेगा, उसमें मास का क्या रोल है, यहाँ देखिएगा ना भाई, मास का रोल है या रफनेस का? मास यहाँ पे है क्या या कैंसिल हो गया? इसका मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द ब्लॉक, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द व्हाट। ऐसा नहीं कि सर भारी रहेगा तो स्लाइड करेगा, हल्का है तो स्लाइड नहीं करेगा, नॉट लाइक दैट, करेक्ट। फॉर ए गिवन रफनेस ऑफ द सरफेस, एक 1 kg का हो या 10 kg का हो, उसके लिए एंगल ऑफ रिपोज डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा, करेक्ट है। बोलिए, दोनों केस में, फिगर फर्स्ट में और फिगर सेकंड में, किस केस में ब्लॉक बाय इटसेल्फ इंक्लाइन प्लेन स्लाइड करेगा, किस में स्लाइड नहीं करेगा? तो यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले tan थीटा आर, और tan थीटा आर इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट? म्यू एस, और म्यू एस कितना है? 0.6, और tan थीटा इक्वल टू कितना है? थीटा 30 डिग्री है यहाँ पे, कितना? 1/√3, और 1/√3 का वैल्यू 1.732, डिवाइड करके बताइए। पॉइंट कितना? 0.56। और ये पता है ना कि tan के केस में थीटा इंक्रीजेस, tan थीटा इंक्रीजेस 0 से 90 के बीच में, tan के केस में 0 से 90 के बीच में थीटा बड़ा होता है तो tan थीटा भी बड़ा होता है, राइट। तो बताइए tan थीटा इक्वल टू 0.56 है और tan थीटा आर इक्वल टू 0.6 है, कौन सा वैल्यू बड़ा है भाई? ये वैल्यू बड़ा है, ये वैल्यू छोटा है। इसका मतलब थीटा यहाँ पे क्या हो गया? tan थीटा लेस देन tan थीटा आर, बोलिए हाँ। और अगर ये बात 0 से 90 के बीच में है तो डायरेक्टली बोल सकते हैं थीटा लेस देन थीटा आर, थीटा लेस देन थीटा आर, इसका मतलब है। और व्हेन थीटा लेस देन थीटा आर, तो ये ब्लॉक क्या स्लाइड करेगा खुद से? खुद जब इस पे रखा रहेगा तो ऑलवेज रिमेन रेस्ट में रहेगा, करेक्ट। अब तो इससे अब ऐसा प्रॉब्लम, ये देखिए कितना बढ़िया बात है भाई, अलर्ट रहना है। एक क्वेश्चन दे दीजिए और इस बात का ज्ञान आपको रहता है, नॉलेज रहता ही नहीं, और आपको बोलते हैं फाइंड द एक्सप्रेशन, आप तो एक्सप्रेशन निकालना शुरू कर देते हैं, राइट।
अब पता चला कि स्लाइड ही नहीं कर रहा है, किसकी में है, जिसका मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आज के पास सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या चेक करना है कि स्लाइड करेगा या नहीं। अब वो कौन बताएगा, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल का कंपेयर करेंगे। इस केस में स्टूडेंट, इस केस में tan थीटा का वैल्यू कितना 0.56 और tan थीटा का वैल्यू कितना 0.4। तो क्या क्लियर हो गया, थीटा ग्रेटर देन थीटा आर, और थीटा ग्रेटर देन थीटा आर मतलब ब्लॉक विल स्लाइड, ब्लॉक विल स्लाइड। अब स्लाइड करेगा तो सर फिर क्या होगा वो बाद में देखेंगे, बट मेन मैटर है कि स्लाइड करेगा या नहीं करेगा। तो इसमें स्लाइड करेगा और इसमें स्लाइड नहीं करेगा। इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, इस केस में when block is gently placed on this inclined plane block will not slide because theta less than theta। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ब्लॉक नीचे जाएगा या नहीं जाएगा, बोले सर खुद से नहीं जाएगा, खुद से, लेकिन मैं यहां से इसको प्रोजेक्ट कर दूं तो, जैसे कोई इंक्लाइन प्लेन है राइट, यहां पे ब्लॉक रखें, खुद से जाएगा भाई, खुद से जाने का मतलब चमत्कार हो गया, खुद से तो नहीं जाएगा, बट ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, सर फेंकना पड़ेगा, प्रोजेक्ट करना पड़ेगा तब जाएगा, लेकिन जाते जाते फिर रुक जाएगा, वही बात है ना। वैसे ही इस केस में बाई इट सेल्फ जब जेंटली, इसलिए मैं जेंटली टर्म यूज कर रहा हूँ राइट, खुद से अगर जेंटली यहाँ पे प्लेस कर दें जीरो स्पीड से, जस्ट यहाँ पे ला के प्लेस कर दें तो खुद से यहाँ पे स्लाइड नहीं करेगा, लेकिन इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो स्लाइड करेगा, लेकिन प्रोजेक्ट करने के बाद फिर कहीं आगे जाकर थोड़ा रुक जाएगा, ऐसा नहीं कि जाते ही रहेगा। मैं आगे चल के इस टाइप का क्वेश्चन लूँगा जिसमें प्रूफ कर दूंगा कि एक्चुअली इसमें रिटार्डेशन हो जाएगा। एक होता है कि खुद से इस केस में स्लाइड करेगा, तो खुद स्लाइड करेगा मतलब एक्सेशन किधर रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा, मतलब इस अगर खुद से स्लाइड करा इसका मतलब है mg sin थीटा का वैल्यू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से बड़ा है, करेक्ट। बट इस केस में अगर प्रोजेक्ट कर दिए तब उस केस में mg sin थीटा का वैल्यू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से छोटा रहेगा और नेट एक्सेशन किधर रहेगा, ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में रिटार्डेशन होगा, बट इस केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। बात समझ में आ गया। तो हर टाइप का प्रॉब्लम लेंगे, पहले इस बात को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो ये बात तो आज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या है सर, इट इज द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जहाँ तक अप टू विच ब्लॉक रिमेन इन रेस्ट फॉर व्हाट, फॉर गिवन रफनेस ऑफ द सरफेस। लेकिन tan थीटा आर इक्वल टू म्यू एस, तो रफनेस डिफरेंट तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन डिफरेंट, इसका मतलब म्यू एस ज़्यादा तो थीटा आर भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, करेक्ट है ना। लिख लीजिए। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, मैंने क्या टर्म यूज किया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और पहले ही मैं मेंशन कर रहा हूँ ब्लॉक इज इन रेस्ट,
करेक्ट। तो अगर मैं ब्लॉक को बोल दिया कि रेस्ट में है और ये रफ सरफेस है, इसका मतलब रेस्ट में किसके वजह से रहेगा? एफएस, करेक्ट। और इस पे कौन कौन सा फोर्स? एक तो एन रहेगा स्टूडेंट, और एक क्या रहेगा? एम जी रहेगा। अब ब्लॉक मैंने क्या सपोज किया है? ब्लॉक इज इन रेस्ट। तो बोलिए कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स इज द वेक्टोरियल सम ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कॉन्टैक्ट फोर्स, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट रहेगा। बोलिए हाँ, इन दोनों का रिजल्टेंट रहेगा। तो इसका पैरेललोग्राम लॉ से क्या रिजल्टेंट निकाल सकते हैं? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? कॉन्टैक्ट फोर्स। और कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब इट इज वेक्टोरियल सम ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ। यहां तक समझ में आ गया? इसको मैं लैम्डा बोल रहा हूं। क्या बोल रहे हैं? लैम्डा। तो यहां एक मिनट रुकिए। तो एक्चुअल में ध्यान से देखिएगा, tan लैम्डा इक्वल टू एफ एस बाई एन लिख सकते हैं। एफ एस बाई एन, करेक्ट है ना? और बताइए यहां पे एन इक्वल टू क्या होगा एवरीवन? एम जे। इस केस में तो एन इक्वल टू एम जी ही होगा भाई। अब एफ बढ़ाने से क्या एन बढ़ेगा? एन क्यों बढ़ेगा भाई? एफ का कंपोनेंट क्या वर्टिकल डायरेक्शन में आ रहा है? जैसा मैंने डायग्राम बनाया है उसके अकॉर्डिंग ऐसे बढ़ाते, ऐसे एफ दिखाते या ऐसे दिखाते, एफ ऐसे दिखाते या ऐसे दिखाते तो एफ का फर्क भी पड़ता है एन पे। बट जो डायरेक्शन मैंने एफ का दिखाया उसके अकॉर्डिंग एन का इम्पैक्ट नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स पे आएगा? नहीं आएगा। तो एन तो फिक्स है। लेकिन अगर एफ बढ़ा रहे हैं तो एफ के बढ़ाने से कौन बढ़ेगा? अगर ब्लॉक रेस्ट में है तो एफ एस सेल्फ एडजस्टिंग होता है। क्या होता है? सेल्फ एडजस्टिंग। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए सब कुछ लाइफ में पहला बार है, इसलिए बहुत इंटरेस्ट देकर सुनिएगा, ठीक है? और जहाँ तक एक चैप्टर का 2 बार भी पढ़ने को मौका मिलता है तो पढ़ लीजिए। फर्स्ट टाइम में कम एस एच एम, एम्पलीट्यूड, मीन पोजिशन, ये सब तो सुनेंगे। ये प्रॉपर मन को शांत करके क्लास ज्वाइन करते रहना है। आप जान रहे हैं कि मैं किस संदर्भ में बात कर रहा हूँ, राइट? अच्छा, ऐसे क्लास लिप क्यों कर लेते हैं? कौन कौन लोग क्लास किए थे उस दिन एसएचएम का? आप क्यों नहीं किए भाई? सारा काम एक तरफ कर दीजिए, मतलब उसको अलग टाइम पे कर लीजिएगा, ठीक है? लेकिन वो ये सब एक्सक्यूज नहीं। जैसे गाइड कर रहा हूँ मिसगाइड मत होइए प्लीज़। क्लास करना है, ठीक है, जमकर। वो सब कोई नहीं देखने वाला है। आपको इस बात को ज़्यादा मोटिवेट नहीं करूँगा कि हाँ कॉलेज स्कूल नहीं संभालना है, संभालिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एटलीस्ट ए क्लास। मैं चाहता हूँ एटलीस्ट एक क्लास वो कर लीजिए, कम से सर का बात सुन लीजिए, नहीं तो जो मेरा पर्पस है वो फुलफिल नहीं होगा। एनीवे, देखिए स्टूडेंट, आरके सर थोड़ा सा फ्रिक्शन पढ़ा है तब तो आप बातों को ज़्यादा ले पा रहे हैं। कम से वहाँ पे कुछ तो पढ़ाए होंगे, एफ एस क्या होता है, एफ के क्या होता है, राइट? एक बार देखा हुआ है क्लाउडी। अब दोबारा ओके, ये ज़्यादा क्लियर था, अब समझ में आ रहा है। तो एक्चुअल में जब हम लोग एफ बढ़ाएंगे तो एफ एस बढ़ेगा, यहाँ देखिए। और जब एफ एस बढ़ेगा तो ये टर्म बढ़ेगा, एक टर्म बढ़ेगा तो मतलब लैम्डा भी बढ़ेगा, है ना? इसका मतलब है कि जैसे से एफ एस बड़ा होगा वैसे से कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में एंगल छोटा होगा या बड़ा होगा? बड़ा होगा, करेक्ट? अब एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे एफ एस बिकम्स एफ एस मैक्स, एफ एस बिकम्स व्हाट?
एफ एस मैक्स। तो यहाँ देखिए, पहले तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स था, मान लेते हैं कि मैं F0 लगाया, F क्या लगाया, तो F0, तो कॉन्टैक्ट फोर्स के नाम पर तो सिर्फ N रहेगा, तब कॉन्टैक्ट फोर्स के नाम पर सिर्फ क्या रहेगा, N। उसके बाद Fs थोड़ा बड़ा, F बढ़ा रहे हैं तो Fs थोड़ा बढ़ रहा है, हाँ या ना, एक कॉन्टैक्ट फोर्स थोड़ा और N Fs बढ़ा हुआ, तो एक कॉन्टैक्ट फोर्स, इसका मतलब जैसे जैसे Fs बढ़ रहा है वैसे वैसे एंगल बिटवीन F कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज, डिक्रीज या इंक्रीज। तो मैक्सिमम बढ़ते बढ़ते कहाँ जा सकता है सर, जब Fs मैक्स रहेगा वहाँ पे लैम्डा का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, क्या रहेगा, तो वही एक्चुअल में मैक्सिमम एंगल बिटवीन, ध्यान से सुनिएगा डेफिनेशन, मैक्सिमम एंगल बिटवीन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन इज डिफाइंड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो मैंने क्या बोला, मैक्सिमम एंगल बिटवीन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन इज डिफाइंड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और उससे ज़्यादा एंगल हो भी नहीं सकता है कॉन्टैक्ट फोर्स और एन के बीच में, हाँ या ना, क्योंकि Fs मैक्स से बड़ा फ्रिक्शन लगेगा नहीं, Fs मैक्स से बड़ा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगा। फिर आपके दिमाग में आएगा सर हो सकता है Fk होगा, तो Fk से भी बड़ा Fs मैक्स रहता है, बाद में प्रूफ कर दूंगा। Fk से भी बड़ा कौन रहता है, Fs मैक्स रहता है। दिस इज द वजह, एंगल ऑफ फ्रिक्शन लिख लीजिए एक लाइन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज maximum angle of inclination, sorry, angle of friction is defined as maximum angle between contact force and normal reaction. And it is possible only when, Fs max are operating. इसका मतलब क्या हर लैम्डा को एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलेंगे या एंगल ऑफ फ्रिक्शन स्पेशल केस हो गया। तो अगर सपोज कीजिए लेट लैम्डा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, हर एंगल को एंगल ऑफ फ्रिक्शन नहीं बोलना है। अगर मैंने बोल दिया लेट लैम्डा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, देन एफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, एफ एस मैक्स, सही है ना, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर ये एफ एस मैक्स है, इसी लैम्डा को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और एफ एस मैक्स ऑब्वियसली एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ऑपरेट हुआ होगा, करेक्ट, बट इस एक्सटर्नल फोर्स का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, इसका बस रोल ये है कि इसने एफ एस मैक्स अचीव करवाया। ठीक है, तो अब बताइए, यहाँ देखिएगा इन दोनों का रिजल्टेंट कौन है, तो क्या बोल सकते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स का दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एन और एफ एस मैक्स है ना। कंपोनेंट किसे बोलते हैं, जिससे जो बना है, लेकिन किसी वेक्टर का इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकता है, बट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है, जो आपस में परपेंडिकुलर हो। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, वैसा किसी दो वेक्टर का दो कंपोनेंट जो आपस में क्या है, तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं एफ सी कॉस लैम्डा, इसका कंपोनेंट ये ब्रेक करेंगे इस तरफ, तो वैल्यू किसके बराबर रहेगा, एन के बराबर, हाँ है ना, करेक्ट है ना। इन दोनों को मिलाकर ही तो ये बना है, तो इसका कंपोनेंट अगर इधर ब्रेक करेंगे तो उसका वैल्यू एग्जैक्टली एन के बराबर है। इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या है, एन है, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या है, एफ एस मैक्स है। तो क्या बोल सकते हैं, एफ सी साइन लैम्डा इक्वल टू एफ एस मैक्स, हाँ या ना। चलिए सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कीजिए,
तो सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट क्या हो जाएगा भाई, tan लैम्डा इक्वल टू व्हाट, एफ एस मैक्स बाई एन। एफ एस मैक्स कितना, एन और एन आपस में कैंसिल, देन tan लैम्डा इक्वल टू व्हाट, म्यू एस, देन लैम्डा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस। ये थोड़ा सा हैप्पीएस्ट मोमेंट है नहीं, ये एग्जैक्टली एंगल ऑफ रिपोज के जैसा आ गया एक्सप्रेशन, राइट। बट दोनों का सेंस सेम है या डिफरेंट है, ये एंगल यहाँ देखिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज इंक्लाइन प्लेन के लिए डिफाइंड है, बट एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके लिए डिफाइंड है, नॉट हॉरिजॉन्टल प्लेन। भाई मैंने ये बात कभी बोला कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए ऑलवेज प्लेन शुड बी हॉरिजॉन्टल? मैंने एंगल ऑफ फ्रिक्शन का डिफिनेशन क्या लिखवाया, यही तो बात है, डिफिनेशन को पकड़ के रखना है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द व्हाट, मैक्सिमम एंगल बिटवीन व्हाट, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, ये मैंने बोला। तो ये उसके लिए प्लेन क्या रहना चाहिए जिसमें ब्लॉक रखा हुआ है, सर प्लेन कुछ भी हो, उससे मुझे क्या मतलब है, मुझे तो इसके बीच में निकालना है, करेक्ट। तो यहाँ पे इसके बीच में जो मैक्सिमम एंगल है वो क्या रहेगा, लैम्डा, लेकिन ब्लॉक रेस्ट में रहना चाहिए, करेक्ट है ना। हो गया स्टूडेंट, लेकिन एक्सप्रेशन दोनों का फाइनल एक्सप्रेशन सेम है, tan थीटा म्यू एस, tan लैम्डा म्यू एस, बट दोनों का सेंस अलग अलग है, राइट। अगर ये थीटा आर है, ध्यान सुनिएगा भाई, अगर ये थीटा आर है तो उस टाइम पे एफ एस ऑपरेट होते रहेगा या एफ एस मैक्स, करेक्ट। यहाँ देखिए स्टूडेंट, यही तो एफ सी रहेगा, तो इस केस में क्या रहेगा, लैम्डा रहेगा, हाँ या ना। और ये लैम्डा और ये थीटा डिफरेंट रहेगा या सेम हो जाएगा, इस केस में लैम्डा इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, थीटा, क्योंकि tan थीटा के लिए भी लिखेगा म्यू एस और tan लैम्डा के लिए भी क्या लिखिएगा, म्यू एस लिखिएगा, एग्री ना, दिखा दीजिए। इसलिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन बस मुझे कांटेक्ट फोर्स, रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स और एन के बीच का एंगल, उसके लिए कहीं भी हो, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हो या इंक्लाइन प्लेन पे हो, ठीक है ना।
चलिए, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं था, लेकिन ऐसे दे दिया। भाई टेंशन, यहाँ देखिए, टेंशन तो तब ऑपरेट होगा ना जब उसमें स्ट्रेचिंग टेंडेंसी रहेगा, और स्ट्रेचिंग टेंडेंसी तब होगा ना जब ब्लॉक जाना स्टार्ट करेगा, तब उसको रोकेगा, राइट। बट यहाँ पे ब्लॉक खुद से जाएगा, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम था ये। जितना भी आसान लग रहा है उतना आसान था नहीं। इसमें एंगुलर प्रीपोजिशन ऑफ कॉन्सेप्ट आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन भी एक और हम लोग सेट किए थे, राइट, याद है। तो यहाँ पे जो थीटा है वो लेस देन थीटा आर है। आप लोग ये प्रूफ कर लिए होंगे, थीटा व्हाट, लेस देन थीटा आर। तो क्या खुद से जा पाएगा? इसलिए एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग के केस में उसमें आया ही नहीं है। ये तो इसको रोकने के लिए थीटा के, बिकॉज tan थीटा लेस देन tan थीटा आर है, तो tan थीटा के लिए क्या लिखिएगा, 1/√3 और 1/√3 और 0.75 में ऑब्वियसली ये वैल्यू बड़ा है, करेक्ट है। इसका मतलब है कि इस कंडीशन में ब्लॉक खुद से मूव करेगा या ब्लॉक खुद ही रेस्ट में है। तो ये पहले से ही रेस्ट में है, इसको स्ट्रिंग से बांध दिए, तो क्या इसमें स्ट्रेचिंग टेंडेंसी होगा? स्ट्रेचिंग टेंडेंसी नहीं होगा। समझे बात को? दैट्स वाई यहाँ पे टेंशन क्या रहेगा, 0। तो एक कौन को लोग इस बात को पकड़ लिए थे कि हाँ इसमें टेंशन 0 रहेगा। तो समझ में आ गया ना कि स्ट्रिंग टेंशन का फोर्स कब अप्लाई करेगा, जब उसमें स्ट्रेचिंग टेंडेंसी होगा। स्ट्रेचिंग कब रहेगा, जब कोई चीज़ जा रहा है उसको वो रोकने का कोशिश कर रहा है, करेक्ट है ना। एटलीस्ट उसमें टाइटनेस हो, स्ट्रेचिंग हो, राइट। चलिए, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। देख लेते हैं। सबसे पहले ये बताएं स्टूडेंट कि यहाँ पर थीटा का वैल्यू थीटा आर से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है। इसका मतलब अगर यह स्ट्रिंग नहीं रहता स्लाइड कर जाता, लेकिन स्ट्रिंग की वजह से रुका हुआ है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन वो काइनेटिक नहीं रहेगा क्योंकि स्लाइड नहीं कर रहा है, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे एफएस लगेगा या एफएस मैक्स लगेगा, कि वो ऑलरेडी एफएस मैक्स को अचीव कर चुका है, राइट। अब एफएस मैक्स से तो ज़्यादा हो नहीं सकता है, रुका हुआ है और एफएस मैक्स को ऑलरेडी अचीव कर चुका है, करेक्ट, हाँ या ना।
दैट्स वाई यहाँ पे एफ एस मैक्स लगेगा। थीटा आर पहुँच गया तो एफ एस मैक्स ऑपरेट हो गया, करेक्ट। उससे बड़ा एंगल है सर। ये अगर स्ट्रिंग नहीं रहता तो फिर एफ एस लगता ही नहीं, एफ के हो जाता, स्लाइडिंग करता, बट जानबूझ के मैं रोका हुआ हूँ। और यहाँ पे कौन सा है, एम जी, और कौन सा फोर्स, और ए क्या लगाएगा। इसका मतलब है क्या मैंने सही से फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अब अगर ये नहीं रहता तो ये नीचे आता, तो अब इसमें स्ट्रेचिंग टेंडेंसी है, तो अब ये रुका हुआ है किसके वजह से, स्ट्रिंग और दोनों के वजह से, दोनों कंबाइन एफर्ट ना। बट पहले एफ एस आया इसको सपोर्ट करने के लिए, या पहले स्ट्रिंग आया, पहले एफ एस आया, बाद में कौन आया, जब फ्रिक्शन जवाब दे दिया तो स्ट्रिंग आया, करेक्ट है ना। तो सारे फोर्स के कंपोनेंट को डाउन अलोंग इंक्लाइन ब्रेक करें तो कितना लिखेंगे, एम जी साइन 60 और माइनस टी और माइनस वाट एफ एस मैक्स इक्वल टू वाट 0। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा एवरीवन, एम जी साइन 60 माइनस एफ एस मैक्स। और एफ एस मैक्स कितना होता है, एम जी साइन 60 माइनस म्यू एस इंटू एन, एग्री है ना। और क्या इस केस में n निकाल पाएंगे, n निकालने के लिए क्या कीजिएगा, सारे फोर्स के कंपोनेंट को परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और सारे फोर्स के कंपोनेंट को परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो इसका कंपोनेंट 0, इसका कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट n का कंपोनेंट सिर्फ क्या रहेगा, और mg का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg cos 60, mg cos, तो n इक्वल टू mg cos 60 कर दें, तो t इक्वल टू mg कॉमन mg साइन 60 माइनस म्यूएस इंटू mg cos 60, mg को कॉमन ले लीजिए, निकल गया ना। हाँ जी ठीक ठीक सर, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर से बोलिए। हाँ बिल्कुल करेगा, उसी का तो वहाँ से ही तो आया है ना थीटार, वहाँ से ही क्या आया है थीटार। तो ये थीटा निकालने से और थोड़ा हम लोग फास्ट हो गए। अब थीटा, जब थीटा ग्रेटर देन थीटा रहेगा, थीटा, इनका क्वेश्चन था कि सर एम जी साइन थीटा बड़ा रहेगा एफ एस मैक्स से, तो ऑब्वियसली स्लाइड करेगा। उसी बात को मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि थीटा जब ग्रेटर देन थीटा रहेगा तो ऑब्वियसली में एम जी साइन थीटा बड़ा रहेगा एफ एस मैक्स से। मतलब मैं आप ही के बात को रिपीट कर रहा हूँ लेकिन बढ़िया से। अगर थीटा ग्रेटर देन थीटा रहेगा तो एम जी साइन थीटा का वैल्यू एफ एस मैक्स से डैम श्योर बड़ा होगा, करेक्ट। और अगर थीटा लेस देन थीटा रहेगा तो एम जी साइन थीटा का वैल्यू एफ एस मैक्स से छोटा रहेगा, मतलब एफ एस मैक्स तक पहुंचने का रिक्वायरमेंट अभी नहीं पहुंचा है, ठीक है ना। तो उसी को मैं ऐसे और जनरलाइज कर दिया, करेक्ट।
आप लोग कल कुछ टास्क दिए थे कि लिखना है कौन कौन सा टॉपिक अभी तक हुआ है, लिखे? एक नो वन, कल तक काम कर लीजिएगा ये, इसको प्राइम टास्क में रखिएगा कि केमिस्ट्री में अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है तोड़ तोड़ कर, फिर फिजिक्स में क्या पढ़ा है, मैथ में क्या पढ़ा है, और लिख लीजिए, ये भी टास्क है, एक होम टास्क। चलिए स्टूडेंट, ध्यान सुनिएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन दो सरफेस के बीच में कब होगा? एक मिनट। काइनेटिक, इज इट कंपलसरी कि जब बॉडी मोशन में हो तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा? मे और मे नॉट। बॉडी, कोई भी दो बॉडी के, यहाँ ध्यान सुनिएगा, कोई भी दो बॉडी के बीच में जब आपस में उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, क्या होगा? कहने का मतलब हुआ है कोई ब्लॉक जिस सरफेस पर डायरेक्टली रखा रहेगा उसके रेस्पेक्ट में अगर उसका मोशन हो रहा है, उस पर अगर स्लाइड कर रहा है और अगर सरफेस रफ है तब काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। अदरवाइज, कल एक क्वेश्चन ले रहे थे ना, राइट? ये ब्लॉक ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो मोशन में है, किसके रेस्पेक्ट में? बट इस सरफेस के रेस्पेक्ट में मोशन में था, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होना भी होगा तो एफ के रहेगा या एफ एस रहेगा? इसलिए एफ के कब ऑपरेट होगा भाई? तो सर जिसके बीच में एफ के ऑपरेट होगा उन दोनों के सरफेस के बीच में, उन दोनों के बीच में क्या रहेगा? रिलेटिव मोशन होना चाहिए, मोशन नहीं, उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन। करेक्ट है? या डायरेक्टली बोल दे सिर्फ मोशन में रहने से हो जाएगा? मोशन में नहीं, जिसके साथ डायरेक्टली और कांटेक्ट में उसके रेस्पेक्ट में उस सरफेस पे अगर मोशन कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, तब एफ के लगेगा, अदरवाइज एफ के नहीं लगेगा। लिखिए ट्वेन। व्हेन देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सॉलिड सरफेसेस, व्हेन, इसका पहला पॉइंट, व्हेन देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सॉलिड सरफेसेस in contact, when there is a relative motion between two solid surfaces in contact, a force of friction acts एक मिनट, मैंने क्या बोला? देयर ए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट, एक्चुअली देयर आर टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स, न्यूटन थर्ड लॉ से। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जब जो दो सरफेस कांटेक्ट में रहेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सिर्फ एक पे लगेगा या दोनों पे लगेगा? एक्शन रिएक्शन कपल, एक्शन और रिएक्शन, ये बोलने के लिए एक सेंटेंस था, बट एक्चुअली जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन ऑल सिंगल लगेगा या ऑलवेज कपल में लगता है? एक्शन रिएक्शन रहेगा। जो लगाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑपरेट करेगा, लगाएगा, तो पहला बॉडी तो भी दूसरे बॉडी पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएगा। दो सरफेस अगर आपस में ऐसे घिस रहा है, राइट, तो सिर्फ एक ही का रस्टिंग होगा या दोनों का रस्टिंग होगा? दोनों का होगा। करेक्ट? सेकेंड पॉइंट, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट्स, सेकेंड पॉइंट, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट in the common plane of contact, in the common plane of contact, and direction is just opposite to, and direction is just opposite to relative motion, and direction is just opposite to relative motion। ठीक है ना? कहाँ पे लगेगा? कॉमन प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट, मतलब प्लेन के पैरेलल लगेगा, बट डायरेक्शन क्या रहेगा? मोशन नहीं, रिलेटिव मोशन के अपोजिट में रहेगा। मोशन नहीं, रिलेटिव मोशन। वहाँ पे क्या बोलते हैं एफएस में? टेंडेंसी ऑफ मोशन के जस्ट अपोजिट। यहाँ पे कौन बोल रहे हैं? रिलेटिव मोशन के जस्ट अपोजिट। करेक्ट है? लिखिए, इसी में कंटिन्यू कीजिए। दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन।
थर्ड पॉइंट, एफ के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। एफ के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? तो एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू व्हाट? एन। करेक्ट। एक मिनट, तो सर इसका मतलब ये है कि एफ एस के लिए तो आपने ऐसा बोला नहीं, एफ एस के लिए बोला सेल्फ एडजस्टिंग, राइट? बट एफ के क्या सेल्फ एडजस्टिंग है? एफ के सेल्फ एडजस्टिंग नहीं है। इसका मतलब है, अरे ये म्यू की क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विच इज ऑल्सो नोन एज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इज इट राइट? इसका मतलब है कि एफ के का वैल्यू वेरिएबल नहीं है। फॉर ए गिवन रफनेस ऑफ द सरफेस एंड फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एन ए कांस्टेंट रहेगा अनटिल अनलेस स्पीड इज नॉट वेरी हाई। क्योंकि क्वेश्चन है कभी, हालांकि बहुत डेप्थ का बात मैंने बोल दिया। इसका मतलब है कि एफ के का वैल्यू स्पीड पे भी डिपेंड, यहाँ पे कहीं पे भी का फंक्शन आया है? नहीं आया है। लेकिन सम टाइम्स एफ के का वैल्यू स्पीड पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि जिस टाइम पे कोई, हम लोग सुनते हैं ना, उल्का पिंड अर्थ के एटमॉस्फेयर पे इन करता है, बट उससे बहुत हार्म नहीं होता क्योंकि एटमॉस्फेयर में इन करते ही वो जलकर राख हो जाता है, राइट? या समटाइम्स कोई इंसिडेंट होता है, घटना होता है कि कोई रॉकेट जिस टाइम पे, दो टाइम पे रिस्क होता है, लैंडिंग के टाइम पे, जाने के टाइम पे और आने के टाइम पे, बिकॉज इतना हाई स्पीड रहता है। तो सर हाई स्पीड रहता है तो फिर फ्रिक्शन तो भाई एयर ही तो है सर, बट एयर का जो पार्टिकल है तो ड्यू टू वेरी हाई स्पीड काइनेटिक फ्रिक्शन बिकम्स व्हाट? वेरी वेरी हाई। तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो उस टाइम पे काइनेटिक फ्रिक्शन स्पीड के साथ भी वेरी करता है। बट जनरली जो हम लोग को जो यहाँ पे जो आपके सिलेबस में है उसमें मोटा मोटी मान के चलिए कि काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड प्रोवाइडेड स्पीड इज नॉट टू लार्ज। प्रोवाइडेड व्हाट? स्पीड इज नॉट टू लार्ज। लेकिन स्पीड अगर बहुत ज़्यादा, जो कि आपको सिलेबस में नहीं है, आप उस पर दिमाग नहीं लगाना है, मैंने जस्ट ऐसे ही अपने इंटरेस्ट के लिए एक लाइन बोल दिया, ठीक है? तो लिखिए, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड provided speed is not too large, provided speed is not too large। अब यहां देखिए स्टूडेंट, तो भाई एन अगर फिक्स कर दिए और म्यू के अगर फिक्स है तो क्या इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट बोल सकते हैं? एफ का कांस्टेंट नहीं बोल रहा हूं, मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है? अब यहां देखिए तो एफ एस मैक्स क्या था? म्यू एस इंटू एन, और एफ के क्या है? और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। म्यू एस स्लाइटली ग्रेटर देन म्यू के होता है भाई। म्यू एस स्लाइटली ग्रेटर देन व्हाट? म्यू के। करेक्ट है ना? आप दोनों तरफ एन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ग्रेटर देन व्हाट? कोफिशिएंट ऑफ, और दोनों तरफ एन से मल्टीप्लाई कीजिए। अरे पता है किसी इनइक्वालिटी में पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है, राइट? तो एन म्यू एस इंटू एन ग्रेटर देन क्या बोल सकते हैं? म्यू के इंटू एन। अरे वैल्यू क्या है? एफ एस मैक्स ग्रेटर देन व्हाट? तो यहां देखिए, तो जैसे ही मैं पिछले क्लास में क्लास लेकर निकला था, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे लिख लीजिए कोई क्वेश्चन। तो एक स्टूडेंट पूछना आया था कि सर स्कूल में तो ऐसे पढ़ाया गया है कि फ्रिक्शन वाला ऐसे दिखाया हुआ था, है ना? करेक्ट?
तो यहाँ देखिए एक ब्लॉक है, इस पे एफ लगा रहे हैं और एफ को वेरी कर रहा हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम 0 न्यूटन, स्टार्टिंग फ्रॉम, तो पहले क्या लगना स्टार्ट होगा, एफ एस, और एफ एस क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग, करेक्ट है ना। ये मैं फ्रिक्शन बोल दिया, फ्रिक्शन वर्सेज एफ एक्सटर्नल, फ्रिक्शन वर्सेज व्हाट, पहले क्या लगना स्टार्ट होगा भाई, पहले तो एफ इक्वल टू एफ एस रहेगा ना, एफ एस इक्वल टू क्या रहेगा, एंगल कितना 45 डिग्री, लेकिन ये लगते लगते कहाँ पे पहुँच जाएगा, एफ एक्सटर्नल, तो एक कहाँ पे, एफ एस मैक्स, और एफ एस मैक्स के बाद ये ब्लॉक टॉलरेट करेगा या स्लाइड कर जाएगा, और स्लाइड करते ही कौन क्या लगना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके बाद इस वैल्यू पे एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड करेगा, एफ के का वैल्यू, एफ के का वैल्यू फिर क्यों एफ एक्सटर्नल पर डिपेंड करेगा भाई, एफ के तो हो गया म्यू इनटू एन, एक एफ के का वैल्यू, एफ एस का वैल्यू एफ एक्सटर्नल के बराबर तब तक रहेगा जब तक एफ एस लग रहा है, एग्री, जैसे वो स्लाइड कर गया देन एफ एक्सटर्नल फिर कितना भी बड़ा आप लगाते रहिए, ये फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा या कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, इट राइट, दैट्स वाई, और यहाँ पे एफ एस मैक्स है, बट जहाँ से ब्लॉक स्लाइड करेगा तो एफ के का वैल्यू एफ एस मैक्स से बड़ा रहेगा या उससे थोड़ा छोटा हो जाएगा, राइट, एफ एस मैक्स स्लाइटली ग्रेटर देन व्हाट, एफ के, दैट्स वाई, लेकिन एफ के तो कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ से जहाँ जैसे ही ब्लॉक स्लाइड करता है तो वहाँ से एफ के लगता है, लेकिन वो कांस्टेंट हो जाता है उसका मैग्नीट्यूड, करेक्ट, तो थोड़ा नीचे ग्राफ लाते हैं, एफ एस मैक्स के बाद क्या लाते हैं, थोड़ा नीचे, उसके बाद क्या करते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, करेक्ट है, तो ये कौन सा वैल्यू, एफ के है, समझ गए, अब ये ग्राफ समझ में आ गया सबको, टोटल को समझा दिया हूँ, बॉडी मोशन में आ गया तो उस टाइम पे प्रोवाइडेड और रोलिंग का केस नहीं है, प्रोवाइडेड अगर वो रोलिंग का केस नहीं है तब फिर एफ एस मैक्स लगना बंद हो जाता है, कहने का मतलब है कि जो पॉइंट कांटेक्ट में है, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा क्योंकि रिकॉर्डिंग भी होता रहता है, जो पॉइंट कांटेक्ट में है डायरेक्टली सरफेस के साथ, उस उन दोनों पॉइंट के बीच में अगर रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं है, अगर रिलेटिव स्लाइडिंग है तो फिर एफ एस नहीं लगेगा, एफ के लगेगा, लेकिन अगर रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं है तब उस टाइम पे फिर एफ एस लगता रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, टायर, तो जब पॉइंट टायर जब साइकिलिंग रोलिंग हो रहा है तो समटाइम्स क्या होता है कि प्योर फ्री रोलिंग होता है, प्योर रोलिंग, उस टाइम पे टायर घिसटता नहीं है, टच में आता है, लेकिन वो पॉइंट जो टच में रहता है फिर वो उस बिना स्लाइड किए हुए वो कॉन्टैक्ट को छोड़ देता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे फिर एफ एस ही लगते रहता है। फॉर एग्जांपल जनरली हम लोग चलते हैं बहुत स्मूथ चलते हैं, पैर को घिसट के नहीं चलते हैं, बैड मैनर माना जाता है, राइट, तो ये चलते हैं तो एफ एस मोशन में तो है, बट जब तक कॉन्टैक्ट में है तब तक स्लाइड नहीं कर रहा है, राइट, लेकिन इसको प्रेस करने से ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ, करेक्ट, तो किसकी वजह से, एफ एस की वजह से, तो थोड़ा सा धीरे धीरे आप चीज़ों को समझ पाइएगा, इसलिए मैं बार बार एक खास टर्म पे एम्फेसाइज किया हूँ, रिलेटिव मोशन, राइट, जिसके टच में उसके रिस्पेक्ट में स्लाइड करना पड़ेगा, अगर उसके रिस्पेक्ट में स्लाइड नहीं किया जब तक कॉन्टैक्ट में है तो फिर एफ एस लगते रहेगा, धीरे धीरे आप समझ पाइएगा। ये ग्राफ समझ में आ गया, चलिए स्टूडेंट,
पहले बहुत आसान क्वेश्चन से लेता हूँ। इफ रफ सरफेस है, आइस को इस डायरेक्शन में यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया, करेक्ट। एफ के किधर, तो इसका सर ए इस सरफेस पे किधर स्लाइड कर रहा है, इसके रेस्पेक्ट में इसका रिलेटिव मोशन किधर है, टुवर्ड्स राइट। इसके रेस्पेक्ट में, सरफेस के रेस्पेक्ट में, तो इस पे एफ के किधर लगेगा भाई, टुवर्ड्स लेफ्ट, करेक्ट है ना। सिर्फ डायरेक्शन निकाल रहे हैं। यहाँ देखिए, वेलोसिटी एब्सोल्यूट होता है क्या, या किसी के रेस्पेक्ट में होता है, तो वी ए देकर कुछ नहीं दिया है, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। उसके बाद कुछ नहीं देते, मतलब किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। और ए भी रफ है, और ए भी क्या है, रफ है। अब आपको बताना है कि ए पे और बी पे फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, सिर्फ डायरेक्शन। पहले मुझे बी पे ही बताइए, बाद में ए पे निकाल लेंगे। तो भाई बी का सरफेस डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में है, और बी पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता भी है तो एक वजह से लगेगा, राइट। इसका मतलब है कि बी का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखना है या ए के रिलेटिव में देखना है, जिसके कांटेक्ट में रहेगा डायरेक्टली उसके रेस्पेक्ट में, पहला लाइन लिखवाए हैं, राइट। जिसके डायरेक्टली कांटेक्ट में उसके रेस्पेक्ट में, ना कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब है कि मुझे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए देखना है, एग्री। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड देखना है या वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू एयर देखना है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए के लिए क्या लिख सकते हैं, वी बी माइनस वी ए, वी माइनस वी ए, राइट। अब वी बी कितना, 8 आई कैप, करेक्ट। और वी ए कितना, 10 आई कैप, तो कितना हो जाएगा भाई। तो ए के रेस्पेक्ट में बी किधर जा रहा है, पीछे, राइट। तो उसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर रहेगा, आगे की तरफ रहेगा, हाँ या ना। इसलिए यहाँ पे जो पहला लाइन था उसका इंपॉर्टेंस समझ में आ गया। कैसे निकालना है, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन कौन देगा, रिलेटिव मोशन का डायरेक्शन, रिलेटिव मोशन के जस्ट अपोजिट, करेक्ट। तो समटाइम्स ऐसा भी तो हो सकता है जहाँ पे पजल हो जाएगा कि अच्छा ये और ये है, और ये बात नहीं बोलते तो आप इस पर भी पीछे लगा देते, इस पर भी क्या लगाते हैं, पीछे लगा। लेकिन आपको डिसाइड करने कैसे करेंगे डिसाइड, जिसके साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में है, एग्री है ना। तो अब बताइए, इसका मतलब है कि बी पे, समझे डोनाल्ड, नीलम, कुछ तो फायदा है ऑफलाइन क्लास करने का। डायरेक्टली यहाँ पे 10G चल रहा है, जूम पे तो 5G ही रहेगा ना मैक्सिमम, और उस 5G में बहुत सारा इंटरप्शन है, पढ़ते पढ़ते कितना सर बोल रहे हैं, चाय बनाओ, एक कप चाय देना या पानी देना, थोड़ा घूम के सर को बोलने दे, तब तक मैं आ जाऊँगा, सर बोर्ड साफ कर रहे हैं। तो वो सब में क्या होगा ना, ऐसे नहीं करते हैं, मतलब बच्चे नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसा होता है भाई, ऑनलाइन में कुछ ना कुछ हो जाता है, कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा स्पीड कम होता है, राइट। और ये ऑनलाइन का दुनिया चलेगा, बट ऑफलाइन का ये भी समझ में आ गया कि ऑफलाइन अल्टीमेट है। ऑफलाइन में एकदम डायरेक्ट टीचर के साथ कांटेक्ट में रहता है बच्चे। आप चाहकर भी एक बार बैठ गए तो नहीं जा सकते हैं बाहर, जाने से पहले पहला ही क्वेश्चन रहेगा, कहाँ जा रहे हैं,
जल्दी से क्वेश्चन बनाइए। तो वो सब एक प्रेशर आता है और ऐसे ही पढ़ाई होता है। कैजुअल अप्रोच में पढ़ाई नहीं होता है, कैजुअल अप्रोच में मार्क्स भी कैजुअल जैसा ही आएगा। और आज के डेट में पॉपुलेशन इतना है ना, इंडिया में आप पैदा हो गए हैं, अब पॉपुलेशन इतना है, राइट। कंपटीशन ऐसे ही, क्वेश्चन आसान है, कंपटीशन टफ है, सीट कम है। ऐसा थोड़ा है कि आपका अभी बहुत सारा 100 मेडिकल कॉलेज हो गया, ऐसा तो है नहीं। उसी में आपको एक सीट लेना है। तो और ये भी बात है कि एक ही सीट आपको चाहिए, तो ऑनेस्टली पढ़ते रहिएगा तो 500 प्लस स्कोर करना है, सीट मिल गया। इसलिए ये सब क्वेश्चन एग्ज़ाम टफ है, ये सब उनके लिए होता है ना, वो टर्म जो नहीं पढ़ना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, सिंपल सी बात है। हम लोग का भी तो कॉम्पिटिशन टफ है। पहले गुवाहाटी में 3 कोचिंग था, जिसमें एक मैं, बाकी भी लोग बड़े थे, लेकिन उसी टाइम से मैं काम कर रहा हूँ, 2008 से ही, करेक्ट। धीरे धीरे कोचिंग आते गया तो कॉम्पिटिशन ईजी हुआ या टफ होता चला गया? टफ हो गया। अब उसी में आप ऑनेस्टली काम करते रहिए, और ऑनेस्टली काम कर रहे हैं, हाँ उसमें थोड़ा सा दाएं बाएं करना पड़ेगा, लेकिन ऑनेस्टली काम करते रहिएगा, हार्डवर्क करते रहिएगा, टिके रहिएगा, जमे रहिएगा। बट बहुत यहाँ से बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। यहाँ से जो हार गया वो हार गया। देखते कुछ लोग बहुत मेंटल टफ होता है, तो कुछ भी बोलते रहेगा, उसको जो करना रहेगा वही करेगा और बहुत आगे चला जाता है लाइफ में। और कुछ रहता है ना कि अगर आपको कोई बोल दिया तुमसे शायद नहीं होगा, सच में शायद तुम सच बोल रहे हो, मुझसे नहीं होगा, शायद सच में तुम सच बोल रहे हो। मतलब बेचारा इतना इनोसेंट होता ना कि कोई कुछ बोल दिया तुमसे हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, चलो आज पढ़ते हैं। मतलब उसका खुद का कोई डिसीजन है ही नहीं। और कुछ लोग इतना टफ होता है, इवन कुछ भी कोई बोलता रहे, वो एकदम अपना जो करना, अच्छा मुझे यही काम करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, एक्सेलेंट कर लेगा, एक्सेल कर लेगा लाइफ में। देखते हैं लोग आज की डेट में चाय बेच के करोड़पति बन जा रहा है। आइडिया मतलब यहाँ से टफ होगा। अदरवाइज IIT का डिग्री लेके, BTech का डिग्री लेकर चाय बेचना स्टार्ट किया, सोचे कितना इनिशियल ख़राब लगेगा। लेकिन आज के डेट में एक नया चीज़, सच में एक इंडिया में नया चीज़ आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है। ये नहीं कि इतना बड़ा डिग्री ले लिए, ऐसी ईगो में है, अब पैसा नहीं आ रहा। भाई वो डिग्री किस काम का, जब हम उससे कुछ काम नहीं कर रहे। ठीक है, डिग्री लेना मेरा शौक़ था, मेरा ड्रीम था, अब मेरा अर्निंग करने का कोई अलग तरीका है, एक नया इनोवेटिव आइडिया है। इसलिए आज के डेट में कोई भी, अब ये तो बात हो गया भाई कि आज के डेट में कोई भी काम छोटा, पहले हम चाय बेचने को क्या बोलते थे, छोटा काम, आज चाय बेचने को इनोवेटिव काम बोलते हैं। तो दिस इज द माइंड सेट चेंजिंग। नहीं, ये बहुत बड़ा बात है। हम ही को बोलते जब गांव में जाते हैं, अच्छा मास्टर बन गए, अच्छा ठीक है, तो ऐसे भी बन जाते हैं, अभी तक कमेंट करते हैं। उनको नहीं पता कि मैं किस लेवल का पढ़ाता हूँ या क्या पढ़ाता हूँ। बोले हाँ क्या कीजिएगा, मास्टर ही बन गए हैं। अब सोचे कि इंजीनियर तो इतना लोग हैं, तो सोचा कि पढ़ाते ही बच्चों को, इसमें बहुत अच्छा लगता है। और जो जानता है कि अच्छा IIT के लिए पढ़ाता है, वो फिर समझ में आ जाता है। लेकिन धीरे धीरे क्या है, सब लोगों को पता है कि किस चीज़ का क्या टीचिंग होता है। चलिए, तो इस पे अब B का बात कर रहे थे। तो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम नहीं दिखाता, मुझे तो सिर्फ किससे मतलब था, डायरेक्शन सिर्फ चेक कर रहे हैं। तो इसमें भाई किधर लगाएगा, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन B ड्यू टू व्हाट, ए का अपर सरफेस, B के लोअर सरफेस फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन टुवर्ड्स राइट लगाएगा, बिकॉज B का ए के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी किधर है, टुवर्ड्स लेफ्ट था। द डायरेक्शन जस्ट रिलेटिव मोशन का जस्ट अपोजिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए अगर ए का, तो ए पे अब देखना है, ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम पे काम में आएगा। जब इसको दिखा रहे हैं तो ऑब्वियसली एक्सेशन निकालने के में काम में आएगा। अब ए बताएं कि ए पे काइनेटिक फ्रिक्शन, तो ए का सरफेस, कौन कौन सा सरफेस किसके किसके कांटेक्ट में है। एक नीचे का सरफेस डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में है, इस सरफेस के रेस्पेक्ट में ए का लोअर सरफेस का मोशन किधर है, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट। तो क्या इसमें बोल सकते हैं फोर्स ऑन काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ए ड्यू टू सरफेस एस, ए सरफेस का नाम एस ले देते हैं, और इस पे डायरेक्शन निकालने का रिक्वायरमेंट है, या न्यूटन थर्ड लॉ से निकाल लें। इस पे जो लग रहा है फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कौन लगा रहा है, ए लगा रहा है। तो न्यूटन थर्ड लॉ से इस पे भी तो एक लगेगा, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ए ड्यू टू बी, वो किधर लगेगा, और ए कौन सा कपल, एक्शन रिएक्शन। इसका मतलब है कि ए पे दो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, एक इसके लोअर अपर सरफेस पर, एक लोअर, दोनों पे चांस की बात है, ऐसा कॉन्फिडेंस मैंने बैठाया कि दोनों पे डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन में है। करेक्ट है ना।
तो बताइए यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, ये आपको कहाँ पे काम में आएगा, ये आपको इस टाइप का काम में आएगा कि आफ्टर हाउ मच डिस्टेंस कवरिंग दिस ब्लॉक कम्स इन टू रेस्ट। इसका रेस्ट में आने से पहले कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्टेंस हुआ, तो इसका एक्सेलेरेशन निकालना पड़ेगा, और एक्सेलेरेशन निकालने के लिए फोर्स निकालना पड़ेगा। तो बिना इसके काम चलेगा नहीं चलेगा, समझ गए? हो गया ना? तो क्या टू ब्लॉक्स, एटलीस्ट टू ब्लॉक सिस्टम में काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकाल लेंगे? हो जाएगा डायरेक्टली मोशन से या रिलेटिव मोशन से? रिलेटिव मोशन से। चलिए ए और बी पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का सिर्फ डायरेक्शन बताइए, ड्रॉ करके दिखाइए। भाई वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए कितना? करेक्ट। तो बी का वेलोसिटी ए के सरफेस के रेस्पेक्ट में किधर है? टुवर्ड्स राइट। तो बी पे फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन शायद लगेगा ऑन बी ड्यू टू ए। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से ए के अपर सरफेस पे निकल जाएगा फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ए ड्यू टू बी। और ए मैग्नीट्यूड बाई डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। इट राइट। कौन सा कपल? और इसके लोअर सरफेस पे कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा? नीचे का सरफेस मैंने क्या कर दिया? फ्रिक्शनलेस। म्यू क्या कर दिया? 0। तो बी पे भी, ए पे भी फ्रिक्शन एक ही लगेगा और बी पे भी फ्रिक्शन एक लगेगा। करेक्ट। तो एटलीस्ट पहले तो एक आइडेंटिफाई कर लें कि फ्रिक्शन का फोर्स डायरेक्शन लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। अगर ये लगाने आ गया तो बाकी तो सिर्फ कंपोनेंट ब्रेक करना रहेगा और न्यूमेरिकल कैलकुलेशन रहेगा। राइट। तो मुझे लगता है कि आप फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन आप लोग निकाल लीजिएगा, पजल नहीं होगा। राइट। किसको पकड़ के रखना है? रिलेटिव मोशन। कौन सा मोशन? रिलेटिव मोशन। नहीं लगता एक एक टर्म पकड़ने का रिक्वायरमेंट है इनिशियल और बिगिनिंग में? देखिए भाई, थ्योरी के नाम पे इतना ही था। अब इसमें आज के बाद जो 3 क्लास या 4 क्लास जो भी होगा उसका प्रॉब्लम ही थ्योरी रहेगा और डिफरेंट और बहुत लेवल तक का प्रॉब्लम ले लूँगा। तो हर प्रॉब्लम में कुछ आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम लूँगा। ठीक है। बाकी इसमें थ्योरी तो एक ही थ्योरी है, एफ एस लेस देन इक्वल टू एफ एस मैक्स, एफ एस मैक्स इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। 4 थ्योरी है सिर्फ। पहला एफ एस लेस देन इक्वल टू व्हाट, दूसरा एफ एस मैक्स इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, तीसरा एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन, फोर्थ एफ के लेस देन एफ एस मैक्स, और नेक्स्ट एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन, और एफ के कांस्टेंट होता है, और एक एंगल ऑफ रिपोज और एक एंगल ऑफ फ्रिक्शन। थ्योरी इतना ही है, बाकी लेकिन इसका प्रॉब्लम ही थ्योरी है। ठीक है। अच्छा, समटाइम्स एचसीबी में या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी है, कहीं कहीं पे म्यू के और म्यू एस नहीं दिया रहता है,
सिर्फ म्यू लिखा रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, उस टाइम पे क्या सोचेंगे? तो उस टाइम पे अगर म्यू के बाद सफिक्स नहीं दिया रहेगा तो जहाँ पे म्यू के का रिक्वायरमेंट होगा वही वैल्यू ले लीजिएगा, और जहाँ पे म्यू एस का रिक्वायरमेंट होगा वही वैल्यू ले लीजिएगा। समझे मैंने क्या बोला? मान लेते हैं किसी क्वेश्चन में एक कैटेगराइज नहीं किया हुआ है कि इट इज़ द वैल्यू ऑफ म्यू के या म्यू एस, तो दोनों के लिए आप उसका यूज कर सकते हैं। एग्री ना? अब उस टाइम पे नहीं सर, आपने तो बोला था एक्सपेरिमेंटली स्लाइटली इट इज लेसर देन, तो मैं बोला था, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ तो कन्वेंशन क्या है? दोनों के लिए सेम पकड़ लीजिएगा। देखिए, फाइंड द टाइम टेकन व्हेन ब्लॉक्स कम्स इनटू रेस्ट। Find the time taken when block comes into rest. तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो इसका एक्सेलरेशन जो भी रहेगा निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाते हैं तो mg नीचे, n ऊपर, और एक वैल्यू तो रहेगा f के। एग्री ना? तो बोलिए वेलोसिटी किधर है? तो इस फोर्स, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, इस फोर्स का कंपोनेंट अगर इन हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड डायरेक्शन में लीजिएगा तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आएगा, हाँ या ना? इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में इस ब्लॉक का एक मिनट, इस ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन किधर है? टुवार्ड्स लेफ्ट, टुवार्ड्स लेफ्ट, करेक्ट। तो अगर आप यहाँ पे सारे फोर्स को, और उतना छोड़िए, हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं, रिजॉल्व कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेज अलोंग एक्स एक्सिस, रिजॉल्व कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेज अलोंग एक्स एक्सिस, करेक्ट। क्योंकि इसको मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस बना दिया। तो बोलिए एफ के का कंपोनेंट किधर रहेगा? देख लीजिए, रिजॉल्व कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेज अलोंग एक्स एक्सिस। बिकॉज रेस एंड मोशन का प्रॉब्लम करेंगे तो वहाँ पे फिर कंपोनेंट रहेगा, है ना, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस एक्स इंटू टी जैसा, राइट। रिजॉल्व कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेज अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्सिस मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो एफ एन का कंपोनेंट 0, एम जी का कंपोनेंट, और एफ के का कंपोनेंट क्या रहेगा? माइनस एफ के इक्वल टू क्या बोलिएगा? एम इंटू एक्स, एम इंटू एक्स, देन ए, और एफ के बदले क्या लिखेंगे भाई? म्यू के इंटू हार्ट एम जी, एन इक्वल टू यहाँ पे एम जी हो जाएगा क्योंकि इसका बाई मोशन नहीं है, इक्वल टू एम एक्स, देन एक्स इक्वल टू कितना? माइनस म्यू के इंटू जी। अब म्यू के कितना था, मतलब कितना हो जाएगा? -2 मीटर पर सेकेंड। और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक्सेलरेशन अलोंग राइट है या अलोंग लेफ्ट है? लेफ्ट है। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि एक्सेलरेशन क्या है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ या अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ? नेगेटिव। इसका मतलब, और वी एक्स क्या है? वी एक्स पॉजिटिव है और एक्स क्या है? निगेटिव है। दिस इज द केस ऑफ एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। रिटार्डेशन। तो इस ब्लॉक का स्पीड बढ़ेगा या घटते जाएगा? घटते जाएगा ना।
इसलिए मैंने यहाँ पे एक काम कर दिया, करेक्ट। तो ऐसे भी तो कर सकते हैं, ये मेरी मर्जी है। तो यहाँ पे x इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अब उसके बाद क्या कर, मैंने क्या बोला था, वी एक्स इक्वल टू वाट, यू एक्स प्लस एक्स इंटू टी, और रेस्ट में आने के लिए वी एक्स क्या हो जाएगा 0, यू एक्स कितना था +20 प्लस और एक्स कितना, तो टी इक्वल टू कितना 10 सेकेंड ना। इसका मतलब आफ्टर हाउ मच टाइम ब्लॉक कम्स इनटू रेस्ट, 10 सेकेंड, ठीक है ना, समझ में आ गया। ये तो पहले ही बोल चुका हूँ, म्यू रेफरेंस को इंडिकेट करता है। तो फिर मतलब म्यू के और म्यू एस अलग अलग कैसे? भाई मैंने बोल दिया कि कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी क्या होता है, प्रॉब्लम में ऐसा रहेगा तो ऐसा मान लीजिएगा। अब आप बात पे रिजिड हो गए। मैं पहले ही ये बात बोला कि म्यू एस स्लाइटली ग्रेटर देन म्यू के, मैंने ही बात बोला था, राइट। फिर मैंने क्या बोला, एक चीज़ सिखाया, अरे बात नहीं सिखाते और म्यू के बाद कुछ लगाया हुआ नहीं रहता, ना एस न के, राइट, देन यू आर गेटिंग कन्फ्यूज कि क्या ले। तो वहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि अगर नहीं दिया रहेगा, जनरली एरोडो वगैरह में ऐसा रहता है कि म्यू लिख के छोड़ देते हैं, करेक्ट। तो उस टाइम पे जब कुछ नहीं दिया रहेगा तो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन दोनों के बदले सेम यूज कर लीजिएगा। ये मैंने आपको सिखाया, बट इस बात से मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि दोनों का वैल्यू में डिफरेंस होता है। बट प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए आप अगर नहीं दिया रहेगा तो क्या मानिएगा, अगर कैटेगराइज करके नहीं दिया रहेगा, कैटेगराइज करके दिया रहेगा वेल एंड गुड, बट अगर नहीं दिया रहेगा तो दोनों का बदले मान लीजिएगा। ये मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग का टेक्निक बताया, बट ऐसा नहीं कि ये बोलकर मैं अपने बातों से पीछे हट गया कि नहीं नहीं आप इक्वल हो गया। वो तो पहले में ही मैंने बोला कि म्यू एस स्लाइटली ग्रेटर देन व्हाट, बट प्रॉब्लम में ऐसा आ जाएगा तो क्या कीजिएगा, समटाइम प्रॉब्लम के लिए कुछ इफ एंड बट करना पड़ता है ना। प्रॉब्लम में अगर नहीं दिया गया तब क्या लेना है, दोनों के बदले सेम वैल्यू ले लीजिएगा, करेक्ट है ना। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन, इसी में और क्या आ सकता है, डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द ब्लॉक, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे क्या डेल्टा एक्स ना, तो इसको यहाँ पे तो डेल्टा, यहाँ देखिएगा रेस्ट एंड मोशन में जहाँ पे एक्सेलेरेशन कांस्टेंट रहता है, तो तीन ही क्वेश्चन आपके हाथ में है, उसमें दो में डेल्टा एक्स है, हाँ है ना, तीन ही क्वेश्चन आपके पास है ना। कौन कौन सा क्वेश्चन, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस एक्स इंटू टी, फिर डेल्टा एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स। मैंने पूछा कि उस तीन ही क्वेश्चन में एक्सेलेरेशन कांस्टेंट के लिए कितना में डेल्टा एक्स है, दो ही में डेल्टा एक्स है। तो जैसे ही डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे तो उसी में दो कौन लगाना है। नेक्स्ट का सर कौन सा लगाएं, भाई दोनों से कोई भी लगा दीजिए, टाइम भी तो आपके हाथ में है, राइट। मान लेते ये लगा दिए, वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स, $400 माइनस 2 इंटू 2 कर दें, देन डेल्टा एक्स इक्वल टू व्हाट। यहाँ तक ये काम करने आ गया। चलिए इसी का फ़ायदा उठाएंगे वर्क, ध्यान सुनिएगा, इसी का फ़ायदा उठाएंगे वर्क पावर एनर्जी में, क्योंकि वर्क पावर एनर्जी में ये भी तो पूछ सकते हैं, फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ, यहाँ से 20 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट कर दिया और फोर्स वर्क डन बाय व्हाट, काइनेटिक फ्रिक्शन। और हो सकता है कि वहाँ पे आपको एफ डॉट डी, एफ डॉट डेल्टा आर याद हो, तो एफ तो पता है, डेल्टा आर निकालने का रिक्वायरमेंट हो सकता है, तो वहाँ उस टाइम पे निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो टोटल काम कर रहे हो कहीं पे हम लोग यूज़ करेंगे, एग्री। ना एस लगाया ना क्या लगाया, जब जिसका रिक्वायरमेंट होगा यूज कर लीजिएगा, ठीक है। व्हाट इज द एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक,
क्या यहाँ पे थीटा थीटा आर से बड़ा है? पहले एक्सेशन निकालना स्टार्ट करेंगे या पहले डिसाइड करेंगे? पहले डिसाइड करेंगे आएगा या नहीं आएगा, राइट? तो यहाँ पे थीटा ग्रेटर व्हाट, मतलब ब्लॉक स्लाइड करेगा। और अगर ब्लॉक स्लाइड करेगा तो अब एफ एस लगेगा या एफ के लगेगा? एफ के लगेगा। सही है ना? और कोई फोर्स रहेगा? सारे फोर्स का कंपोनेंट एफ के मैंने ऊपर की तरफ क्यों लगाया? ब्लॉक नीचे स्लाइड कर रहा है, तो क्या लिख सकते हैं? एम जी साइन थीटा माइनस एफ के इक्वल टू व्हाट? यहाँ पे एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में सपोज कर रहा हूँ, राइट? मैंने माना कि एक्सेलरेशन किधर है स्टूडेंट, और इसके अकॉर्डिंग अगर ए का वैल्यू पॉजिटिव आ गया मतलब वी आर करेक्ट, और ऑब्वियसली पॉजिटिव ही आएगा इस केस में, क्योंकि खुद से नीचे क्या आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। और एम जी साइन थीटा अब माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा लिखते हैं, एन के बदले एन निकाल कर प्रूव करना पड़ेगा या आप लोग समझ गए हैं? इक्वल टू व्हाट? एम ए, एम और एम आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल, देन ए इक्वल टू व्हाट? जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। करेक्ट है? वैल्यू बताइए कितना आता है? जी का वैल्यू 10 लीजिए। जी कॉमन ले लीजिए, तो साइन 60 कितना होता है? √3/2 ना, √3/2 माइनस 0.5 इंटू हाफ, कितना? 0.25। चलिए कैलकुलेशन पार्ट तो आप लोग कर लेंगे ना एवरीवन? एक क्वेश्चन तो ये हो गया, एग्री हो जाएगा? कहीं पे कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। सबसे पहले काम क्या करना है देख लेना है। अब यहाँ पे इफ ब्लॉक या स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ए, नेक्स्ट इसी में दूसरा क्वेश्चन, इफ ब्लॉक स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ए then time taken by block coming from A to B, then time taken by block coming from where to where? A to B. यहाँ देखिए स्टूडेंट, एक मिनट, तो एक्सेशन वेरिएबल है या कांस्टेंट है भाई? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए क्या इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लें? तो मेरी मर्जी है, राइट? तो एक्स मेरा क्या रहेगा? पॉजिटिव ना। एक्स क्या रहेगा? ये वैल्यू पॉजिटिव है, इसको क्या प्लस से बोल सकते हैं? ये तो मैग्नीट्यूड था, और डेल्टा एक्स निकल जाएगा भाई यहाँ से यहाँ के बीच का। कैसे सर? ये 20 है तो ये हम लोग निकाल लेंगे, करेक्ट है? कैसे? cos 60 इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, cos 60 इक्वल टू व्हाट? तो ए बी निकल जाएगा। तो यहाँ पे ए बी, लेकिन यहाँ मेरा अकॉर्डिंग टू माई कोऑर्डिनेट सिस्टम डेल्टा एक्स निगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा? पॉजिटिव। व्हेन वी आर मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो चेंज इन एक्स क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है, इसलिए मैंने जानबूझ के इधर पॉजिटिव एक्सिस मान लिया। तो डेल्टा एक्स निकल जाएगा, और तब फिर क्या, कौन सा फार्मूला? डेल्टा एक्स इक्वल टू व्हाट? UXT प्लस, और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो टर्म क्या रहेगा? यहाँ से टाइम निकल जाएगा। क्या आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे? कर लीजिएगा।
ओके एवरीवन, आज के लिए का इतना ही। हाँ बोलिए।